Hello friends, in this video I shall explain the remaining portions of History Chapter 2 of 10 Standard Social Science. The most important topics of this video are Civil Disobedience Movement, Quit India Movement, Gandhi-Irwin Pact, Communal Award of Ramsay MacDonald, Cripps Mission, Indian National Army, etc. At first, I shall explain Civil Disobedience Movement 1930-34. हिंदी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आईन अमान्य आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ होने का सबसे बड़ा कारण था साइमन कमीशन, जिसे ऑल व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस कमीशन का सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे। जहाँ तक कि कांग्रेस का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, सो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया। गांधी जी ने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को 11 पॉइंट्स का डिमांड्स दिया ताकि वो ब्रिटिश रूल का सारी इविल्स और बुराइयां को दूर करे। और अगर ब्रिटिश ये जो डिमांड्स है 11 डिमांड्स, ब्रिटिश अगर ये डिमांड्स को इग्नोर किया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाएगा। डिमांड्स में से कुछ इम्पोर्टेंट डिमांड्स में पढ़ती हो। प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, चेंज ऑफ द रेशियो ऑफ रुपी एंड स्टार्लिंग, रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एक्सेट्रा। The civil disobedience movement started in 1930 with the famous salt satyagraha of Gandhi, also known as Dundee March, that was launched on 12 March 1930. On that day, Gandhi with some of his followers left the Sabarmati ashram at Ahmedabad and made their way towards Dundee, a village on the west coast of India. After travelling for 25 days and covering a distance of 385 kilometers, they reached Dundee on 6 अप्रैल 1930। कुछ ही दिनों बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। 1930 में फेमस सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 78 फॉलोअर्स सहित अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डंडी मार्च शुरू किया। 12 मार्च 1930 में ये यात्रा 385 किलोमीटर्स डिस्टेंस का था और 25 डेज में पूरा हुआ। 6 अप्रैल को पूरा हुआ। 6 अप्रैल 1930। Gandhi protested against the salt law by making salt himself. गांधी जी सॉल्ट लॉ का विरोध किया और खुद सॉल्ट तैयार कर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना किया। In the northwest frontier province, the movement was led by the Khudai Khidmat Guards, servants of God, popularly known as the Red Shirts, under the leadership of Khan Abdul Ghaffar Khan, also known as Frontier Gandhi. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इस आंदोलन का नेतृत्व दिया खान अब्दुल गफर खान ने, जिसे फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से लोग जानते थे, और उनको मदद किया खुदाई खिदमत गार्ड्स यानी कि कई सेवकों ने। Gandhi and thousands of freedom lovers, men, women and children were arrested. The first round table conference in London was boycotted by the Congress as the civil disobedience movement was going on. अंत में गांधी जी
और हजारों महिला पुरुष बच्चों को ब्रिटिश ने अरेस्ट किया। कांग्रेस ने लंदन में आयोजित फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी बॉयकॉट किया। गांधी इरविन पैक्ट 1931। मार्च 5, 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट का टर्म्स था, नंबर 1, इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, नंबर 2, द रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड्स ऑफ सत्याग्रहीज, एंड नंबर 3, द राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन टू विलेजेस अलोंग द कोस्ट। और जब गवर्नमेंट ये तीनों टर्म्स को एक्सेप्ट किया, तब कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए एग्री हो गया। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। The second roundtable conference was held in London in 1931. Mahatma Gandhi participated in it as the sole representative of the Congress. The conference was a failure as no decisions could be reached regarding joint or separate electorates and the number of seats for various communities. Gandhiji returned to India being disappointed. लंदन में आयोजित 1931 की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन जॉइंट और सेपरेट इलेक्टोरेट्स और भिन्न भिन्न कम्युनिटीज़ के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितना होगा, इस पर कोई डिसीजन इस कॉन्फ्रेंस ने नहीं ले पाया। इसलिए गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू करने के लिए लंदन से फिर इंडिया चला आया। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज रीस्टार्टेड इन 1932। गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया 1932 में। लाठी चार्जेस वेर कॉमन टू डिस्पर्स द क्राउड्स, व्हिपिंग बिकेम ए कॉमन punishment. The movement was suspended in May 1933 and completely withdrawn in May 1934. इसलिए गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू करने का बाद ब्रिटिश ने क्या किया, इस मूवमेंट को स्ट्रांगली क्रश किया और फाइनली गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कम्प्लीटली विड्रॉ किया इन मई 1934 को। कम्युनल अवार्ड 1932। ब्रिटिश का पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसीलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया इन अगस्त 1932 में। ये पॉलिसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जैसे सिख, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देकर उन्हें हिंदू से अलग कर दिया। इस पर गांधी जी को बुरा लगा और वो जेल में ही फास्टिंग करना शुरू किया। गांधी जी देन इन जेल अंडरटुक ए फास्ट अनटू डेथ। इसके बाद गांधी जी ने एंटी अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत विरोधी आंदोलन शुरू किया और हरिजन सेवक संघ प्रतिष्ठा किया। डिमांड फॉर पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना टू नेशन थ्योरी का इंट्रोड्यूस किया और सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान की मांग की। इसके बाद कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया अक्टूबर 1940 में। ये
सत्याग्रह दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। कोर्ट अरेस्ट किए जाने वाले पहला सत्याग्रही था आचार्य विनोबा भावे। क्रिप्स मिशन 1942। In March 1942, the British War Cabinet sent Sir Stafford Cripps with new constitutional proposals. He proposed to set up an Indian Union with Dominion status soon after the war. मार्च 1942 में सर स्टाफोर्ड क्रिप्स इंडिया में कुछ नया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स लेकर आया। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुरंत इंडिया को डोमिनियन स्टेटस यानी कि स्वतंत्र स्थिति प्रतिष्ठा करने की प्रपोजल दिया। He had consultations with the different political parties, but as he did not propose any immediate transfer of power, his scheme was not accepted both by the Congress as well as Muslim League. The general feeling was expressed by a petty saying that they were a post-dated check on a crashing bank. जहाँ तक कि वो इंडिया को इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र का प्रपोजल नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। अंत में स्टाफोर्ड का ऐसा प्रपोजल को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक बताया। इसका अर्थ है जब कोई पोस्ट डेटेड चेक लेकर बैंक में मनी विड्रॉ करने जाते हैं तब इनसफिशिएंट फंड का वजह से मनी विड्रॉ नहीं कर पाता, इसीलिए ऐसा चेक को डिसऑनर किया जाता है। ऐसा ही था स्टाफोर्ड का प्रपोजल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलता। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। The Cripps mission failed and Gandhi decided to launch his third major movement against the British. In August 1942, Gandhi launched the Quit India movement, also known as the August movement. The resolution was passed on 8 August 1942 in Bombay by the All India Congress Committee. जब क्रिप्स मिशन सफल नहीं हुआ तब गांधी जी उनके थर्ड मेजर मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया अगस्त 1942 में। 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में एक रिजोल्यूशन पास किया कि द ब्रिटिश रूल शुड एंड इमीडिएटली। इस मूवमेंट में गांधी जी का स्लोगन था डू और डाई, करो या मरो। Immediately the Congress was banned and Gandhi and most of the Congress leaders were swiftly arrested. ब्रिटिश कांग्रेस को बैन किया और बहुत कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट किया। द पीपल हाउएवर वेर अनस्टॉपेबल। देयर वेर हड़ताल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री। द पीपल अटैक्ड ऑल सिंबल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट सच एज रेलवे स्टेशंस, लॉ कोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशंस। रेलवे लाइन्स वेर डैमेज्ड एंड टेलीग्राफ लाइन्स वेर कट। लोगों ने सारे देश में तब भी हड़ताल और डेमोन्स्ट्रेशंस यानी कि प्रदर्शन जारी रखा। लोग रेलवे स्टेशंस, कोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशंस अटैक किया। रेलवे लाइंस डैमेज किया गया और टेलीग्राफ लाइंस भी काट दिया गया। In some places,
people even set up their independent government. The movement was most widespread in Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Bombay, Orissa and Andhra Pradesh. ये आंदोलन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बॉम्बे एटसेट्रा भिन्न भिन्न राज्यों में फैल गया और उस सारे राज्यों से ब्रिटिश शासन हटाकर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट गठन किया गया. Students, women, peasants and workers played important roles in this movement. इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स, women, peasants यानी कि किसानों ने एंड वर्कर्स ने अच्छा भूमिका निभाया. इंडियन नेशनल आर्मी. In 1941, Subhash Chandra Bose, who was twice elected as president of the Indian National Congress, was interned in his own house in Calcutta for his anti-British activities. सुभाष चंद्र बोस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 2 बार प्रेसिडेंट था, उनको एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ के लिए कलकत्ता के अपने घर में ही ब्रिटिश ने कन्फाइंड यानी कि बंदी करके रखा था. बट ही इलूडेड पुलिस विजिलेंस and went to Afghanistan, Russia, Germany and ultimately in Burma and Malaya. परंतु वो चतुराई से पुलिस पहरा के बीच से भाग निकला और अफगानिस्तान, रशिया, जर्मनी, बर्मा और मालया तक गया. In 1943, with the aid of expatriate nationalist leader Rash Bihari Bose, the Indian National Army or the Azad Hind Force was revived. 1943 में राश बिहारी बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठन किया. The idea of the Indian National Army was first conceived by Captain Mohan Singh, an Indian officer of the British Army in Malaya. इंडियन नेशनल आर्मी गठन करने का आइडिया पहले कैप्टन मोहन सिंह की मन में आया था. वो तब मालया ब्रिटिश आर्मी का इंडियन ऑफिसर था. In March 1942, a conference of expatriate Indians was held in Tokyo, which led to the formation of the Indian Independence League. This was followed by a conference in Bangkok, where Rash Bihari Bose was elected president of the league. जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचा, तब उनको साथ दिया राश बिहारी बोस जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रेसिडेंट था. In Singapore, on October 21, 1943, he formed the Provisional Government of Free India, Azad Hind Sarkar, whose object was to expel the British from Indian soil. सिंगापुर जाकर सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में प्रोविशनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया यानी कि आज़ाद हिंद सरकार गठन किया. यानी कि आज़ाद हिंद सरकार गठन किया, जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश को भारत से निकालना. द स्लोगन ऑफ द INA was जय हिंद. It fought with the Japanese army against the British and Commonwealth forces in the campaigns in Burma, Imphal and Kohima. However, the defeat of Japan and surrender in the war also led to the eventual surrender of INA, Indian National Army. Indian National Army भी सरेंडर किया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान सरेंडर किया. However, the defeat of Japan and surrender in the war also led to the eventual surrender of Indian National Army. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान सरेंडर किया, तब इंडियन नेशनल आर्मी भी सरेंडर किया.
Subhash Chandra Bose is reported to have been killed in an air crash in August 1945. अंत में सुभाष चंद्र बोस का अगस्त 1945 में प्लेन क्रैश में मृत्यु हुआ बोल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ. He was hailed as नेताजी by the entire country. देश के लोग उसे नेताजी नाम से जानते थे. कैबिनेट मिशन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ. 1946 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने इंडिया में 3 मेंबर्स का कैबिनेट मिशन भेजा था. उस 3 मेंबर्स का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर. इस कैबिनेट मिशन का रिकमेंडेशंस था. नंबर 1, इंडिया was to be divided into 3 groups of provinces. ग्रुप ए में था मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा. ग्रुप बी में था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान. एंड ग्रुप सी में था बंगाल एंड असम. नंबर 2, a constituent assembly should be elected to draw the future constitution of the country. So नंबर 2 में देश की संविधान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा इलेक्ट किया जाएगा. नंबर 3, till the constitution was ready, an interim government should be set up at the center. संविधान रचना होने तक सेंटर में एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि टेम्पोररी गवर्नमेंट गठन किया जाएगा. In the elections for the Constituent Assembly, the Congress begged majority seats. The Muslim League boycotted the assembly, and on August 16, 1946, it observed the Direct Action Day to achieve Pakistan. Communal riots broke out in different parts of the country. Constituent Assembly का इलेक्शंस में कांग्रेस को मेजॉरिटी सीट्स मिला. उधर मुस्लिम लीग ने असेंबली बॉयकॉट करके 16 अगस्त 1946 में 6 के दिन डायरेक्ट एक्शन डे मनाया क्योंकि उन्हें पाकिस्तान चाहिए. तो कम्युनल रायट्स यानी कि हिंदू मुस्लिम्स रायट शुरू हुआ. सेंटर में नेहरू के लीडरशिप में इंटरिम गवर्नमेंट गठन हुआ, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संघर्ष चलता गया. The rift between the Congress and the Muslim League, however, continued. On February 20, 1947, Prime Minister Attlee announced the decision of His Majesty's government to hand over power to the people of India. क्लीमेंट एटली ने भारत को पावर हैंड ओवर करने की अनाउंस किया. पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों को स्वतंत्रता मिला 14-15 अगस्त में 1947 को. नाउ व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. यहाँ 4 पॉइंट्स है, आप पढ़ लीजिएगा इस 4 पॉइंट्स को. नेक्स्ट, Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan. ये शॉर्ट क्वेश्चन है. Then Lord Mountbatten was appointed as the first Governor General of Free India. Jawaharlal Nehru became the Prime Minister of India. On August 17, 1947, the Radcliffe Line
was accepted as the boundary demarcation line between India and Pakistan, and between India and Bangladesh also same line was demarcated, that is Redcliffe line remained as the demarcation line between India and Bangladesh. So friends, please like, share and subscribe this channel. Thank you.